इसको हम इस डिसऑर्डर का दूसरा नाम हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर भी है। इस डिसऑर्डर में होता क्या है कि इसमें है कि लगातार परसिस्टेंट पैटर्न, मतलब लगातार कि बच्चे में ये सिम्टम इनअटेंशन रहेगी और हाइपर एक्टिविटी रहेगी, मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर रहेगी टिपिकल चिल्ड्रन के कंपैरिजन में, जो कि डेवलपमेंटल एज में जो नॉर्मल एज वाले बच्चे होते हैं ना, उनसे ज़्यादा इसमें ये जो डिसऑर्डर है, ये जो टाइप है हाइपर एक्टिविटी का और इनअटेंशन का, ये सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है इसमें जो ये सबसे पहले कॉइन किया था, ये हेनरिच हॉफ ने दिया था 1854 में। ये जो डिसऑर्डर है सबसे पहले इसका नाम दिया गया था। इसके बाद आता है हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहले है हमारा बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस में पढ़ेंगे हम जेनेटिक। जेनेटिक में रहता है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, मोनोजाइगोटिक में ज़्यादा होने के चांस होते हैं डिसऑर्डर एज़ कम्पेयर डायजाइगोटिक। और दूसरा नेक्स्ट दिया है सिबलिंग में हाइपर एक्टिविटी है, तो नेक्स्ट में होने के ट्वाइस रिस्क है कि आपका जो जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा होगा। बायोलॉजिकल पेरेंट्स में भी रहता है कि ये डिसऑर्डर हायर है एज़ कम्पेयर की अडॉप्टिव पेरेंट, जिसने अडॉप्ट किया है उसके कंपैरिजन में, उसमें तो होता ही नहीं कोई चांस, लेकिन बायोलॉजिकल पेरेंट्स में अगर डिसऑर्डर है तो नेक्स्ट जनरेशन में होने के चांस है, बच्चे में होने के ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट आता है हमारा बायोकेमिकल। बायोकेमिकल में रहता है कि इसमें जो हमारा डोपामीन है और हमारा जो नॉरएपिनेफ्रिन है, उसमें डेफिसिट, वो जो डेफिसिट हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर अगर कम हो गया है तो उसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके बाद प्रीनेटल पोस्टनेटल का एक्सप्लेन किया गया है। ये जो कंडीशन है कंसेप्शन, लेबर के टाइम पे और डिलीवरी होने के बाद का पीरियड है, तो इसमें प्रीनेटल टॉक्सिक एक्सपोजर हुआ है मदर, जैसे कि कई बार होता है ना कि कोई मेडिसिन वगैरह ले ली है या एकदम से बहुत ज़्यादा ओवर, जैसे कई बार है मदर ने कोई नॉर्मल टैबलेट ली है तो वो प्लेसेंटा को प्लेसेंटल बैरियर को, ब्लड ब्रेन बैरियर जैसे टाइप होता है, वो क्रॉस करके बेबी में पहुंच जाए। नेक्स्ट आता है प्रीनेटल मैकेनिकल इंसल्ट, जैसे मदर कई बार फॉल डाउन हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, या कोई चोट लगी है उस वजह से रहता है, उसकी वजह से नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट हुआ है बच्चे का, प्रीमेच्योरिटी हो गई है, फीटल डिस्ट्रेस है, प्रेसिपिटेटेड लेबर है या प्रोलॉन्ग्ड लेबर है, तो उस केस में होने के ज़्यादा चांस होते हैं कि उसमें टाइम ज़्यादा लगे। लेबर बर्थ के टाइम पे बच्चा जल्दी से मतलब कि आउट ना हो, तो डिलीवरी के टाइम पे अगर ज़्यादा लंबा हो गया, जैसे कि फर्स्ट या तो बेबी का वेट ज़्यादा है या सर्वाइकल डायलिटेशन, सर्विक्स डायलिटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है, मदर में कॉन्ट्रैक्शन कम है, तो उस केस में ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। और प्रीनेटल एक्सफेक्सिया, बच्चे को बच्चे ने अच्छे से, जैसे बर्थ फर्स्ट क्राई होती है, बच्चे ने क्राई नहीं किया तो उस कंडीशन में रहता है। और लो अपगार स्कोर, अगर बेबी का जो फर्स्ट 5 मिनट, जैसे पीडियाट्रिक में आप पढ़ेंगे, फर्स्ट 5 मिनट में जो स्कोरिंग होती है उसको अपगार स्कोर बोलते हैं, उसमें आपका बच्चे का मूवमेंट है, क्राई है, रेस्पिरेटरी रेट है, वो सब असेसमेंट रहती है। और उसके बाद आता पोस्टनेटल इन्फेक्शन, अगर कोई हो गया बच्चे में, या CNS एबनॉर्मलिटी आ गई है ट्रॉमा की वजह से। एग्जांपल जैसे फोर्सेप्स डिलीवरी होती है, फोर्सेप्स डिलीवरी करवाई है तो उसकी वजह से ब्रेन पे मतलब कि हेड की साइड में वो फोर्सेप्स हम लगाते हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो गया, या वैक्यूम डिलीवरी करवाई है तो उसकी वजह से बच्चे पे अफेक्ट ज़्यादा होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस में रहता है इन्वायरमेंटल लीड, और जैसे कि केमिकल एरिया में है, जैसे फैक्ट्री वगैरह है, तो वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा हो सकता है। दूसरा था फूड एडिटिव्स का। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि फूड एडिटिव्स की वजह से भी बच्चे में ADHD होने के चांस है, बट रीज़न क्या है कि इसमें क्लियर नहीं शो किया गया, एविडेंस कोई है नहीं जिसकी वजह से हम प्रूव कर पाएँ कि बच्चे में ADHD इस वजह से हुआ है। साइकोलॉजिकल फैक्टर में आपका एक्सप्लेन किया गया है। साइकोलॉजिकल फैक्टर में है जैसे कि
ड्रग एक्सपोजर इन यूट्रस के टाइम पे ड्रग एक्सपोजर हो गया हो, जैसे एग्जांपल मदर ने कोई मेडिसिन ली है या साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है मदर को और लेनी ज़रूरी है मेडिसिन, या ली हो जैसे फर्स्ट 3 मंथ में, तो उस कंडीशन में ब्लड ब्रेन बैरियर प्लेसेंटा क्रॉस करके बेबी में पहुंच जाए। बर्थ कॉम्प्लिकेशंस में भी हो सकता है, लो बर्थ वेट है बच्चे का, लेड पॉइजनिंग हो गई है, तो उन केसेस में भी ADHD होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स मेन इसमें रहेंगे हमारे सबसे पहले सेंसिटिविटी टू एनवायरनमेंट स्टिमुलस। कुछ भी एकदम से बच्चे को, जैसे एग्जांपल हल्की सी आवाज़ भी आई है तो बच्चे का ध्यान उस पर ही जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। ईजिली अपसेट बाय नॉइस, लाइट से भी हो सकता है, टेम्परेचर से भी, और अदर इन्वायरमेंटल चेंजेस, कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो उसकी वजह से। नेक्स्ट आता है कि घर पे बच्चे का जो रिएक्शन है वो अपोजिट रहती हैं, क्योंकि वो घर पे बहुत ज़्यादा सोएगा, बाहर वो हाइपर एक्टिव रहेगा, लेकिन जो घर पे रहेगा तब उस टाइम पे बहुत स्लो रहेगा, कम रहेगा, कम एक्टिविटी रहेंगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो होगी फर्स्ट मंथ में। एक्टिव इन क्रेब और स्लीपलेस, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, कम सोएगा, जनरल कोऑर्डिनेशन डेफिसिट रहेगा बच्चे में, फेलियर टू फिनिश टास्क, कोई काम दिया जाता है तो वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इम्पल्सिविटी है, अपनी मतलब कि हाइपर एक्टिव रहेगा, अपनी वेट नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए, मेमोरी और थिंकिंग डेफिसिट रहती हैं, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आती है सबसे ज़्यादा। इसके बाद आता है स्कूल में अगर हम देखें तो बच्चे का जो इसमें एक्टिविटी रहती है कि सबसे पहले जब बच्चे को क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन का ही आंसर दे पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। और जब उसको वेट करने के लिए बोला जाता है, जैसे कि क्लास में उसको किसी चीज़ के लिए बोला जाए, तो वो अपने कॉल का वेट नहीं कर पाता, उससे पहले ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। दूसरा एग्जांपल है जैसे कि ग्रुप में गेम हो रहा है क्रिकेट वगैरह का, तो अपनी टर्न का वेट नहीं करेगा, सबसे पहले अपना नंबर मतलब अपनी टर्न लाने की कोशिश करेगा, अगर नहीं आ रही है तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसके बाद आता है जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जल्दी खो देता है बच्चा टास्क कंप्लीट होने से पहले ही। अगर हम घर पे देखें तो यहाँ पे एक्सप्लोजिव और इरिटेबल रहता है, इमोशनल लेबाइल है, उसका पता नहीं चलता कब कैसा मूड है, मूड अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कब खुश हो जाए कब दुखी रहेगा। इसके बाद आता है हमारा इम्पल्सिविटी और इनेबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन, मतलब जो उसको चीज़ चाहिए होती है उसको वो तभी के तभी चाहिए, वो वेट नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा बोलेगा। और फिज़िकल डेंजरस एक्टिविटी, जिसमें जो बहुत ज़्यादा खतरा है ऐसी काम करने की कोशिश करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट है उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा, या जैसे बाइसिकल वगैरह है, बाइक राइडिंग है, वो सब एक्टिविटी करेगा जिसमें उसको चांस है कि चोट लग सकती है। इसके बाद आता है हमारा डायग्नोज में कैसे करेंगे। सबसे पहले कंप्लीट मेडिकल इवैल्यूएशन रहेगा, जिसमें कि मेन रहेगा हमारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और हियरिंग और विज़न हम बच्चे की असेस करेंगे। इसके बाद साइकेट्रिक इवैल्यूएशन रहेगा, जिसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी असेस होगी बच्चे की, एकेडमिक अचीवमेंट हम चेक करेंगे, पोटेंशियल लर्निंग डिसऑर्डर प्रॉब्लम अगर कोई है तो वो हम चेक करेंगे। इसके बाद डिटेल प्रीनेटल हिस्ट्री लेंगे और अर्ली डेवलपमेंटल हिस्ट्री हम लेंगे, क्योंकि रीज़न क्या है, अगर उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम हुई है प्रीनेटल में, मतलब डिलीवरी से पहले कंसेप्शन पीरियड में अगर मदर के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे एग्जांपल एक्सीडेंट वगैरह, फॉल डाउन वगैरह, या कोई मेडिसिन ली है तो वो हम असेस करेंगे, या डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेंगे, माइलस्टोन्स वगैरह प्रॉपर थे या नहीं बच्चे के। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन रहेगी, टीचर की रिपोर्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हम करेंगे, खुद भी देखेंगे और साथ में टीचर की भी रिपोर्ट लेंगे और पेरेंट्स की भी रिपोर्ट इसमें इवैल्यूएट की जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट में इंक्लूड है, सबसे पहले है हमारा फार्माकोथेरेपी। इसमें CNS स्टिमुलेंट जैसे डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन है, मिथाइलफेनिडेट है, पोमेलिन है, ये हम इसको देंगे। उसके बाद ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हम देंगे। एंटीसाइकोसिस अगर साइकोटिक सिम्टम आ रहे हैं बच्चे में, सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स और क्लोनिडिन, ये मेडिसिन बच्चे को दी जाएगी। साइकोथेरेपी में हमारा इंक्लूड है, जिसमें हमारा रहेगा बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक हम देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं, सोशल स्किल ट्रेनिंग देंगे और फैमिली एजुकेशन इसमें इम्पोर्टेंट रहेगी।
इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में इंक्लूड है सबसे पहले तो ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बच्चे के साथ बनाएंगे और बच्चे को एक्सेप्ट किया गया है, मतलब उसकी हर बात को माना जा रहा है, उसको ऐसा शो करेंगे। पेशेंट को कंफर्टेबल सेफ इन्वायरमेंट दिया जाएगा। बच्चे की अटेंशन गेन करने की कोशिश करेंगे, उसको उसके नाम से बुलाएंगे और आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करेंगे। और जब भी कोई प्रोसीजर हम करते हैं उससे पहले हम प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे को प्रोसीजर करने से पहले वो पूरी की सारी इंस्ट्रक्शन दोबारा से रिकॉल करने या रिपीट करने के लिए बोला जाता है, जिससे बच्चे का ध्यान उस पर रहे। असिस्टेंट उसमें दिया जाता है, बच्चे को ज़रूर देना है जब स्टार्ट होता है तो, मतलब जैसे हॉस्पिटल में आया है, एडमिशन हुआ है, उस टाइम पे उसको चीज़ों का पता नहीं है तो उस टाइम पे हम उसको असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का टाइम बढ़ता है, बच्चा उन चीज़ों को ग्रास्प करने की कोशिश करता है, समझ लेता है, तो हम असिस्टेंट डिक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रिकॉग्निशन हम देंगे सक्सेसफुल अटैम्प्ट के लिए। तो जैसे कोई टास्क हमने उसको दिया है तो उसने उस चीज़ को करने की कोशिश की, जैसे पार्ट में डिवाइड करके कोई कॉम्प्लेक्स टास्क दिया जाता है, ग्रुप में कोई एक्टिविटी दी है तो बच्चे ने सबसे पहले करने की कोशिश की, अच्छे से की है, तो उस केस में हम उसको इनाम, जैसे कि या तो उसको हम पॉजिटिव रिगार्ड्स दे सकते हैं, वर्ड के थ्रू अप्रेज कर सकते हैं, या उसको कोई गिफ्ट वगैरह आइटम जो उसके यूज़ हो सकता है वो दे सकते हैं। इसके बाद पॉजिटिव पेरेंट टेक्निक केयर गिवर को या पेरेंट्स को हमने सिखानी है, जिससे बच्चे के साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एजुकेट चाइल्ड और फैमिली अबाउट ट्रीटमेंट प्रोसीजर, इसमें रहता है कि जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर है बच्चे को, अगर बच्चा समझ सकता है, एग्जांपल जैसे कि एज प्रॉपर है, बच्चा आपकी बातों पे ध्यान देता है, आपके साथ रिलेशन अच्छा है, तो आप उसको भी एक्सप्लेन करो और साथ में पेरेंट्स को भी प्रोसीजर एक्सप्लेन करो। थैंक यू, आज का ये टॉपिक था मेरा।